जनसांख्यिकी के सिद्धांत सुनने में बड़े जटिल लगते हैं, लेकिन हम इन्हें इतना आसान बना देंगे कि ये आराम से याद हो जाए। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं जनसंख्या के बुनियादी ढांचे से। मतलब किसी देश की आबादी असल में दिखती कैसी है। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, जनसंख्या पिरामिड। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ना। मुझे तो ये पिरामिड किसी समाज की एक्सरे रिपोर्ट जैसा लगता है। जैसे एक्सरे बता देता है कि शरीर में कहाँ दिक्कत है, वैसे ही ये पिरामिड उम्र और लिंग, मतलब आयु और लिंग संरचना का ग्राफिक चित्रण दिखा देता है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये पिरामिड हमेशा एक जैसे नहीं होते। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 3 प्रकार? हाँ, पहला होता है विस्तारशील, यानी एक्सपेंडिंग पिरामिड। हाँ। इसका बेस बहुत चौड़ा होता है, जिसका सीधा मतलब है कि जन्म दर बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। लेकिन ऊपर जाते जाते ये बहुत पतला हो जाता है। ओह, मतलब लोग ज्यादा उम्र तक जी नहीं पा रहे हैं। ओह, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं शायद उतनी अच्छी नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। फिर दूसरा आता है स्थिर या स्टेबल पिरामिड। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग बराबर हो जाती हैं। ये कुछ कुछ घंटी के आकार का दिखने लगता है। अच्छा, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं लगभग उतनी लंबी उम्र भी जी रहे हैं। हाँ, और तीसरा है संकुचित यानी डिक्लाइनिंग पिरामिड। ये थोड़ा चिंताजनक है। इसका बेस सिकुड़ जाता है क्योंकि जन्म दर बहुत कम हो गई है, लेकिन ऊपर का हिस्सा चौड़ा रहता है क्योंकि बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। तो एक बात बताइए, ये पिरामिड क्या हमेशा ऐसे ही रहते हैं? मतलब जो देश आज विस्तारशील है वो हमेशा वैसा ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, इन पिरामिडों का आकार बदलता है। और इसी बदलाव को समझने के लिए हमें जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को समझना होगा। हाँ, और इस थ्योरी पर आने से पहले मुझे एक मिथक पर बात करनी है। अक्सर माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि बस एक रैंडम प्रोसेस है, मतलब इसका अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। मतलब लोगों को लगता है कि आबादी बस अपने आप बढ़ रही है। वही तो। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या एक निश्चित तरीके से बदलती है। इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण? तो पहला चरण कैसा होता है? देखिए, प्रथम चरण में जन्म दर भी बहुत उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। समाज मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होता है और स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर होती हैं। मतलब आबादी ज्यादा बढ़ती नहीं है क्योंकि मृत्यु दर भी ज्यादा है। बिल्कुल। फिर आता है द्वितीय चरण। इसमें जन्म दर तो उच्च रहती है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर अचानक से घट जाती है। हाँ, यही वो स्थिति है ना जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हाँ, एकदम सही। इसी से सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। फिर समाज तृतीय चरण में प्रवेश करता है, जहां शिक्षा और जागरूकता के कारण जन्म दर भी घटने लगती है। और चतुर्थ चरण? चतुर्थ चरण तक आते आते जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत कम हो जाती हैं। जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अब यहाँ मैं एक बहुत जरूरी PYQ फैक्ट हाईलाइट करना चाहूंगी। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि भारत अभी किस चरण में है। तो तथ्य ये है कि भारत वर्तमान में इस सिद्धांत के तृतीय चरण में माना जाता है। हाँ, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम तीसरे चरण में हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब जब ये जनसांख्यिकीय बदलाव होते हैं तो लोग अपनी जरूरतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसे हम प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। बिल्कुल। और प्रवास मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक आंतरिक प्रवास, मतलब देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य या गांव से शहर जाना। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, मतलब एक देश से दूसरे देश जाना। और इसके कारण क्या होते हैं? मतलब लोग घर क्यों छोड़ते हैं? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा विवाह, जो कि भारत में महिलाओं के आंतरिक प्रवास का सबसे बड़ा कारण है, और चौथा बेहतर जीवन की तलाश। तो जब रोजगार और बेहतर जीवन के लिए ये युवा आबादी एक जगह इकट्ठा होती या बढ़ती है तो देश को एक खास फायदा मिलता है ना, जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। जी बिल्कुल। और ये लाभांश तब मिलता है जब किसी देश में कार्यशील आयु वर्ग यानी 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। 15 से 64 वर्ष, ये आंकड़ा याद रखने वाला है। हाँ, और इसके 3 सीधे लाभ होते हैं। पहला, आर्थिक विकास में तेजी आती है। दूसरा, श्रम शक्ति में भारी वृद्धि होती है। और तीसरा, उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है।
इस विशाल कार्यशील आबादी को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। इसे सही दिशा देने के लिए एक ठोस नीति की जरूरत होती है। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए भारत में साल 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी एनपीपी लागू की गई थी। साल 2000, ठीक है। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, जनसंख्या स्थिरीकरण, दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना, और तीसरा, प्रजनन दर को कम करना। और यहाँ फिर से एक PYQ फैक्ट आ जाता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि एनपीपी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था, तो वो लक्ष्य था TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लाना। बिल्कुल, 2.1 ये रिप्लेसमेंट लेवल होता है। चलिए, अब समय है सीधे उन आंकड़ों पर बात करने का जो प्रारंभिक परीक्षाओं में सीधे विकल्प के रूप में दिखते हैं, मतलब हार्ड डेटा। हाँ, डेटा बहुत जरूरी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872? हाँ, लेकिन अगर सवाल आए कि पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो वो 1881 में हुई थी। ये अंतर याद रखना जरूरी है। अच्छा, और अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। साक्षरता दर 74.04% थी। 74.04%। और लिंग अनुपात? लिंग अनुपात था 943, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है। अब चूंकि कई अभ्यर्थी राज्य स्तर की परीक्षाएं भी देते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप यूपी PCS स्पेशल पर थोड़ा फोकस करें। उत्तर प्रदेश के विशेष आंकड़े क्या कहते हैं? यूपी का आंकड़ा काफी दिलचस्प है। 2011 के अनुसार यूपी की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी, जो पूरे भारत में पहले स्थान पर है। लगभग 20 करोड़, बाप रे। और साक्षरता दर? साक्षरता दर 67.7% थी, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। और लिंग अनुपात 912 था। 912, ये भी राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो परीक्षा में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाला सवाल यही पहली जनगणना वाले वर्षों का होता है, 1872 और नियमित वाली 1881। हाँ, ये तो एकदम रटने वाली बात है। और दूसरा वो तथ्य कि भारत संक्रमण के तृतीय चरण में है। एकदम सही। ये सबसे संभावित प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा का एक त्वरित पुनरीक्षण, मतलब रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले, पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: विस्तारशील, स्थिर और संकुचित। और भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण में है। कार्यशील आयु 15 से 64 वर्ष होती है, जिससे लाभांश मिलता है। एनपीपी 2000 का लक्ष्य TFR को 2.1 पर लाना है। भारत की साक्षरता 74.04% है, बनाम यूपी की 67.7%। और भारत का लिंगानुपात 943 है, बनाम यूपी का 912। परफेक्ट, सारा डेटा कवर हो गया। तो आज हमने देखा कि कैसे जनसांख्यिकी सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हमारे देश का एक्सरे है,